गुड मॉर्निंग। आज है वेंसडे मॉर्निंग, ठीक है। और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 11th के लिए, ठीक है। आज लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास 11th के लिए। और क्लास 11th में मैंने काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर दिया है। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बता दिया है। अब वो आपका काम है कि आप प्रोजेक्टाइल में कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जितने क्वेश्चंस आप प्रोजेक्टाइल में सॉल्व करोगे उतना अच्छा कंसेप्ट आपका होगा। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करोगे, देखो हमेशा कोशिश करना ना कि टीचर्स के साथ साथ रहे। टीचर्स के साथ साथ मतलब अगर मैंने आज कुछ पढ़ा दिया तो आप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले, ठीक है। और जितना जल्दी सॉल्व करेंगे उतना फायदा आपको होगा। नहीं सॉल्व करोगे लैग होता जाएगा। अभी अगर लैग हो जाएगा ना तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स में हमने प्रोजेक्टाइल खत्म कर दिया था और हमने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट किया था। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। अब जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस एन एथ का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूला से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। मैंने इसका एक लेक्चर आपको करा दिया है। अब आपको क्या करना है, पहले जब तक मैं बोलूं नहीं ना तब तक आप नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के क्वेश्चन ना सॉल्व करें। एक बार मैं पढ़ा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इतना ही है। इससे पहले वाले देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि आपको अब यूज क्या करना है। आपको जो बेसिक मेथड है ना या बेसिक डेफिनेशंस है, वेलोसिटी का बेसिक डेफिनेशन है ds अपॉन dt, एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन है dv अपॉन dt, v dv अपॉन ds, ये सारे डेफिनेशंस अब हम यूज करेंगे। तो आप स्टार्टिंग में तो बस ये ध्यान रखना कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वैसा याद रखने की कोशिश करो। एक बार आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आ गया, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जब ये बैठ जाएगा तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे। बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है, इतना कोई तूफानी चीज नहीं है, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज नहीं, पहले स्क्रीन शेयर। ये हुआ स्क्रीन शेयर। अब मैं गायब हो जाऊंगा, ये बैकग्राउंड मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ इसका। हट जा। ये बैकग्राउंड अच्छा है, इसमें कलर्स की इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी लगती है। अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एस और टी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन अगर गिवन होता है तो वहां से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते थे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते थे, ये मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा गिवन है, देखो बेसिकली ना ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट at any instant let at any instant the position of the particle the position of the particle the position of the particle is given as the position of the particle is given as x equals to 3t square minus 12t प्लस 4, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल का जो एक्स पोजीशन है या एक्स कोऑर्डिनेट है वो ऐसा गिवन है। मतलब अगर आप देखोगे तो अगर आप टाइम के अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे ना तो आपको पार्टिकल का एक्स पोजीशन मिलेगा। अब पार्टिकल का सिर्फ एक्स पोजीशन के बारे में बताया गया है, इसका मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा होगा क्या। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा आपको वो नोट करते जाना है। द पार्टिकल मस्ट बी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ये अपने को क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, अब पार्टिकल जो है अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल, कैसे पता चला सर कि आपको कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट के बारे में ना कुछ बताया गया है, कुछ नहीं बताया गया, मतलब वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, पार्टिकल एक्स में ही चल रहा है और हमेशा एक्स में ही रह जाएगा। अच्छा,
हम यहाँ से चाहे ना तो इनिशियल पोजीशन निकाल सकते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डेटा गिवन है उसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हो। सपोज आपसे किसी ने पूछा होता कि फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सपोज हमसे किसी ने क्वेश्चन में ये पूछा होता, इसको हटा देते हैं, हमसे क्वेश्चन में किसी ने ये पूछा होता कि फाइंड द इनिशियल पोजीशन, हाँ अब सही है, फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर हमसे किसी ने ये पूछा कि फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये पहला क्वेश्चन है शायद इसमें, शायद क्या ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है। अब इनिशियल पोजीशन जब भी मिले, इनिशियल पोजीशन का मतलब है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पार्टिकल का जो पोजीशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, सॉरी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी। तो इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। तो जो भी x और टाइम का रिलेशन है, वहां पर टाइम के प्लेस में अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास इनिशियल पोजीशन आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं x एट t इक्वल्स टू 0, x एट t इक्वल्स टू 0 अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो 3 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 4। 3 इंटू 0 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये प्लस 4 के इक्वल आ रहा है क्या। इसका मतलब x एट एनी टाइम 0, इसका वैल्यू कितना है 4। मतलब t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 4 पर। तो पार्टिकल ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया होगा, पार्टिकल ने x एक्सिस से चलना स्टार्ट किया और जब वो t इक्वल्स टू 0 पर था तो पहले से ही 4 मीटर के मार्क पर है। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब मान लो कोई तुमसे पूछता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, आपसे कोई पूछता कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। क्वेश्चन 2 क्या हो सकता था, क्वेश्चन 2 हो सकता था फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है। पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है, पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में चल रहा है तो किस रेट से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यही पार्टिकल का वेलोसिटी है क्या। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में चल रहा है, आप चाहो तो इन सब बातों को नोट कर सकते हो। अगर पार्टिकल, अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस, पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, में मूव कर रहा है, कर रहा है, तो जिस रेट से पार्टिकल का, तो जिस रेट से, जिस रेट से पार्टिकल का, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, चेंज होगा, वही पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, वही पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। ये इस तरह से नोट्स क्यों लिखाते हो सर, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ये इसलिए लिखाते हैं ना क्योंकि ये बेस्ट तरीके होते हैं याद रखने के लिए। जब आप इनको इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको वो याद रहेगा। देखो ये सारे जो नोट्स हैं वो कोई तुमसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला, एग्जाम में ये नोट्स लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में इस नोट्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपने पढ़ा, पढ़ा और याद, ऐसे नोट्स होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिखाया है। तो हमने क्या बोला कि अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो जिस रेट से पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा वही क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी होगा। अब मैंने इरेज इसलिए कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, आप नोट कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये जो x और t का रिलेशन है ना, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन dt और यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ 3t स्क्वायर पहला टर्म, फिर d अपॉन dt ऑफ
-12t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 4, ठीक है। डी अपॉन डी टी ऑफ 3t², 3t² का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो पहला टर्म आ जाएगा 6t का, -12 अगर कांस्टेंट मान के बाहर निकाल दिया तो d अपॉन डी टी ऑफ t 1 हो जाएगा, और 4 तो कांस्टेंट है, 4 अगर कांस्टेंट है तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो मेरे पास dx अपॉन dt, अब dx का मतलब है चेंज इन x और dt का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जिस रेट से पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जिस रेट से पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होता है, वही तो पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी dx अपॉन dt। अब यहाँ पे dx अपॉन dt को ही क्या लिख रहे हैं, पार्टिकल का वेलोसिटी। अब मेरे पास वेलोसिटी और टाइम में भी एक रिलेशन आ गया क्या, तो याद रखेंगे जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम या एक्स वर्सेस टाइम का रिलेशन गिवन है, आपने वहां पर अगर dx अपॉन dt कैलकुलेट किया, इसका मतलब आप पार्टिकल का वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, या आप ऐसा बोल दो आप वो कैलकुलेट करो जिस रेट से पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट किस तरह से चेंज होगा, 60 - 12। मान लो क्वेश्चन में वो थोड़ा तूफानी बनने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन में वो थोड़ा तूफानी बनने का कोशिश करते हैं। अब तूफानी बनने की कोशिश करेंगे ना, मतलब इधर उधर की बातें घुमा घुमा के पूछेंगे, सीधा सीधा नहीं पूछेंगे। अब वो क्या करेंगे, चीजों को घुमा घुमा के पूछेंगे, और बच्चों को लगेगा कि सर ये तो बहुत टफ हो गया। मान लो वो ऐसा पूछ रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल when velocity of the particle, when velocity of the particle, when velocity of the particle is 0। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमें पार्टिकल का पोजीशन बताना है कब, जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पता है कि अपने को किसी भी टाइम का जो वेलोसिटी है वो 60 - 12 है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे वेलोसिटी का वैल्यू 0 चाहिए, इसका मतलब 60 - 12 इसका वैल्यू 0 चाहिए क्या, 60 - 12 का वैल्यू 0 होने का मतलब है 6 टाइम्स ऑफ t का वैल्यू 12 के इक्वल होना चाहिए। तो t का वैल्यू कितना होना चाहिए, t का वैल्यू होना चाहिए 2 सेकेंड्स। मतलब जब समय 2 सेकेंड का रहेगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 आ जाएगा क्या, ठीक है। तो पार्टिकल का वेलोसिटी कब 0 है, मैंने ये कैलकुलेट किया। जैसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो समय का वैल्यू 2 सेकेंड का है क्या, मतलब हमें जिस इंस्टेंट का वेलोसिटी जानना है, जिस इंस्टेंट का वेलोसिटी हमें जानना था, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो उस इंस्टेंट पर टाइम कितना हो रहा है, उस इंस्टेंट पर टाइम जो है वो है 2 सेकेंड का। तो 2 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन पूछा है क्या। अब इन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा कि 2 सेकेंड पर, जैसे क्वेश्चन अगर वो चाहते तो सीधा सीधा ही पूछ सकते थे ना कि 2 सेकेंड का पे पार्टिकल का पोजीशन बता दो, नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा कि थोड़ा तूफानी बनते हैं, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। अब 2 सेकेंड, अब x इक्वल्स टू टी पर जो पोजीशन आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2। t इक्वल्स टू 2 पर अगर आप पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो 3 2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 -24 प्लस 4, 12 - 24, ये माइनस, ये कितना हो जाएगा, -12 प्लस 4 इज -8। मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू 2 पर, पार्टिकल t इक्वल्स टू 2 पर -8 के पोजीशन पर है क्या। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करोगे ना एक चीज यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे तो हमने क्या देखा था, t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट था वो 4 का आया था, और t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो -8 का आ रहा है क्या। इसका मतलब ये होगा कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर था और t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल यहाँ आ गया, मतलब पार्टिकल ऐसे पीछे मूव कर रहा है क्या। अब आप इसको ना वेलोसिटी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है वो है 60 - 12, अब पार्टिकल पीछे चल रहा है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल पीछे चल रहा है। तो हमने ये देखा कि t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर पार्टिकल यहाँ पर था।
अगर मैं t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे जानता हूं कि पार्टिकल -8 पर है, मान लो मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, मान लो। अब अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, या 0 से 2 सेकंड के बीच में कहीं पर भी अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, ठीक है, वेलोसिटी एट टाइम, वेलोसिटी एट टाइम 0 से लेकर 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड के बीच में कहीं पर भी अगर आप वेलोसिटी फाइंड करोगे ना, आपको वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगा। बोलोगे सर कैसे? तो चेक कर लेते हैं। मान लो मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, तो 6 इंटू 1 -12 हो गया, मतलब ये -6 मीटर पर सेकंड का आ गया क्या। अब वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 6 का है, लेकिन ये जो माइनस है वो डायरेक्शन के लिए है क्या। इसका मतलब अगर वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है तो वो x के नेगेटिव पे मूव कर रहा होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल अगर 4 मीटर पर है और t इक्वल्स टू 2 पर अगर वो -8 पर आया है, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ये बोलता है कि अगर x का वैल्यू, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x का वैल्यू है 3t² -12t + 4, x का ये वैल्यू है ना। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एवरेज। अभी हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया ना, हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख लिया था, और किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना था तो वो हमें मिल जाता, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द average velocity, find the average velocity and average speed, find the average velocity and average speed for the time interval, for the time interval 0 to 3 सेकेंड, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। अब अगर कोई मुझको बोले कि मेरे को एवरेज वेलोसिटी जानना है, तो हम क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर कोई हमसे एवरेज स्पीड पूछेगा तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर कोई हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं, और अगर कोई हमसे एवरेज स्पीड पूछता है तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं। ऐसा हमने वन डायमेंशनल मोशन में भी हमने देखा था। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, अच्छा एक और चीज हमने क्या पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, average velocity and average speed is same when the particle is traveling, when the particle is traveling, when the particle is traveling in a straight line, in a straight line without changing its direction, without changing its डायरेक्शन, डायरेक्शन की जगह नहीं बचा है, डायरेक्शन लिख लेना। तो हम क्या जानते हैं कि पार्टिकल का जो एवरेज स्पीड है और पार्टिकल का जो एवरेज वेलोसिटी है, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रखने के लिए पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा सच में हो रहा है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है इस क्वेश्चन में, और अगर नहीं सेम है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या देखा, x at t equals to 0 पर, x at t equals to 0 पर कितना आया था, 4 आया था। अच्छा, x at t equals to 2 पर, x at t equals to 2 पर -8 आई, से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, x अगर t equals to 3 पर कैलकुलेट करना होता है तो 3 t के प्लेस में 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3
प्लस 4, ऐसा कुछ लिखते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 3 इज 27 प्लस 4 माइनस 36, 27 प्लस 4 इज 31, 31 माइनस 36 -5 आ गया क्या, जो कोऑर्डिनेट है वो -5 आ गया। इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल यहाँ पर है, और t इक्वल्स टू 3 पर पार्टिकल ये वाले पॉइंट पर होगा क्या। तो अगर आप पार्टिकल का मोशन एनालाइज करोगे तो पार्टिकल पहले क्या कर रहा था, मान लो पार्टिकल ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, वो ए से मूव करके बी आया होगा, फिर बी से घूम के वो सी पर चला गया क्या, बी से घूमकर वो क्या हो गया सी वाले पॉइंट पर चला गया, ए से बी चला फिर वो घूम गया। अब क्यों घूम गया, क्योंकि देखो यहां पर इसका जो वेलोसिटी था पॉइंट बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया था, 0 हो गया था। अब पॉइंट बी पर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया तो वो क्या करेगा, घूम के सी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ये देखियो ये बिल्कुल वैसा ही बात है ना, जैसे हमारे पास वेलोसिटी, ये आपने शायद स्क्रीन पॉज करके आप ये सब नोट कर लेना। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ना आप जब एनालाइज करना सीख जाओगे तो बहुत ही आसान होगा, कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 3t² माइनस 12t प्लस 4 आ गया ना। अच्छा, पार्टिकल का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आया था, 6t माइनस 12। अब अगर आप यहाँ से एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन फाइंड करोगे, एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वेलोसिटी वाले टर्म को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 का। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है क्या, अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लस में आ रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ है। जब पार्टिकल ए से बी जा रहा है, व्हेन particle is moving, when particle is moving from A to B, from A to B, तो वेलोसिटी A to B मतलब 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब x के नेगेटिव के साइड में है इसका डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। ये रिटार्डेशन का केस हो गया क्या, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन हो रहा था इसीलिए पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया ना। पार्टिकल को जब ऊपर फेंकते थे तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए रिटार्डेशन होता था। रिटार्डेशन होने के बाद अब वो नीचे गिरना स्टार्ट करता था ना। 2 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे ना, आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकंड, आफ्टर t ग्रेटर देन 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या है, 2 सेकंड के बाद अगर देखोगे तो देखो पार्टिकल क्या कर रहा है, पार्टिकल b से c मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव ऑफ x के अलोंग है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है वो भी पॉजिटिव के अलोंग है। मतलब b से c आते वक्त, b से c आते वक्त एक्सेलरेशन हो रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैंने आपको डेफिनेशन या डिफरेंस समझाया था। तो a से b जाते वक्त पार्टिकल जो है वो रिटार्डेशन में है, तभी हमेशा याद रखना जब भी पार्टिकल चलते चलते उसका वेलोसिटी 0 हो जाए इसका मतलब वो रिटार्डेशन में था, तभी उसका वेलोसिटी 0 हुआ है। अब रिटार्डेशन होने के बाद वो रुक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जो पहले जो रिटार्डेशन का काम कर रहा था, अब जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा वो उसको अपने डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराना स्टार्ट करेगा। जैसे हमने ये देखा था, पहले रिटार्डेशन होता था, फिर जब पार्टिकल रुक जाता था तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी चलना स्टार्ट करता था क्या। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, बी पर ये रुक गया, बी पर रुक गया, अब उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बी से सी मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, क्वेश्चन का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये बस मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अब आप हमेशा याद रखना, यहाँ पर अगर आप साफ साफ देखोगे तो डिस्टेंस, कोई अगर आपसे पूछे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, तो ए से बी प्लस बी से सी होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंपल ए से सी का लेंथ है क्या, स्टार्टिंग पोजीशन ए का था और एंड हम कर रहे हैं सी पर, तो ए से सी का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस का मतलब हो गया एक्चुअल पाथ लेंथ जो आप ट्रैवल करोगे, तो एक्चुअल पाथ लेंथ कितना चल रहा है, ए से बी चले गए फिर बी से सी आ गए, तो ये डिस्टेंस हो गया। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है तो पार्टिकल जो होगा उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम कैसे हो सकता है, अलग अलग होगा ना। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एवरेज स्पीड या डिस्टेंस, कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो आप जरूर चेक कर ले, आप जरूर चेक कर ले कि पार्टिकल कभी रेस्ट में आया है या नहीं। अगर पार्टिकल रेस्ट में आया होगा रिटार्डेशन के कारण आपके गिवन इंटरवल ऑफ टाइम,
जैसे अभी जो क्वेश्चन मेरे को गिवन है उसमें मेरे को 0 से 3 सेकंड के बीच में फाइंड करना था, तो ये तो 2 सेकंड पे ही पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया। तो 0 से 3 में पार्टिकल एक बार रेस्ट में आ चुका है ना। अगर पार्टिकल रेस्ट में आ चुका है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जब भी आपसे एवरेज डिस्टेंस पूछे, सॉरी एवरेज स्पीड पूछे या डिस्टेंस पूछे, आप समझ लेना कि आपको ये जरूर चेक करना है कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 आया है या नहीं। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं आया है और वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी होगा। बहुत मुश्किल लाइन है ये, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, तो देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए से बी का अगर मेरे को लेंथ फाइंड करना है, ए से बी का अगर मेरे को लेंथ फाइंड करना है, मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, ठीक है। और जब मैं बी पर वेलोसिटी 0 हुआ है, तो बी का कोऑर्डिनेट कितना है, बी का कोऑर्डिनेट है -8। अब अगर मुझे x, मेरे को क्या करना है, 4 से -8 तक जाना है, मतलब 4 से मैं 4 यूनिट पीछे जाऊंगा तो ओरिजिन पर आ जाऊंगा, और ओरिजिन से 8 यूनिट और पीछे जाएंगे तब जाके क्या होगा, -8 को मिलेंगे ना। तो a से b का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, 4 + 8, 4 + 8 12 का हो गया क्या। हम अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस में तो प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो मैंने ए से स्टार्ट किया और मेरे को बी तक आना है। ए से ओरिजिन आने के लिए मेरे को 4 यूनिट्स चलना पड़ेगा, ये मेरे पास 4 यूनिट हो गया। और ओरिजिन से -8 आने के लिए भी मुझे 8 यूनिट्स चलना पड़ेगा ना। तो टोटल कितना चलना पड़ा, 12 चलना पड़ा। प्लस बी से सी, अब बी वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट था -8 और सी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5 आया था शायद, t इक्वल्स टू 3 पर था ना, t इक्वल्स टू 3, t इक्वल्स टू 3, हाँ t इक्वल्स टू 3 पर ये कोऑर्डिनेट कितना आया था, t इक्वल्स टू 3, अगर 9 × 3 5 आया था, -5। तो -8 से -5 जाने के लिए आपको 3 यूनिट और आगे जाना पड़ेगा क्या। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 12 + 3। इसका मतलब एवरेज स्पीड अगर कोई पूछेगा तो एवरेज स्पीड तो लिख देंगे 15 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा अपने को, टोटल टाइम लगा 3 सेकंड का। तो जो एवरेज स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड का हो गया क्या। एवरेज स्पीड तो बहुत ही आसान था सर, 5 मीटर पर सेकंड। ये जरूर चेक करना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग सॉल्व करो। अब जैसे मेरे को फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। हमने स्टार्ट कहां से किया है, हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए पर, और जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, पॉइंट सी है ना। तो ए से सी का जो लेंथ होगा, ए से सी का जो लेंथ होगा वही क्या है, हमारा वेलोसिटी, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, ए से ओरिजिन जाने के लिए आपको 4 यूनिट पीछे जाना पड़ेगा, और ओरिजिन से सी आने के लिए 5 यूनिट और पीछे आना पड़ेगा क्या। मतलब जो वेलोसिटी, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, आप चाहो तो उसको -9 भी लिख सकते हो। -9 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल x के नेगेटिव के साइड में चल रहा है, और टाइम कितना है, तो टाइम 3 सेकंड का है। ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना आ रहा है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है क्या। अब ये माइनस क्या बता रहा है कि पार्टिकल जो था वो उस तरह जा रहा था। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछता तो सिर्फ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताते। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए, जब भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाए कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, आप ये जरूर कंफर्म कर ले कि पार्टिकल हमेशा सीधा चल रहा है या पार्टिकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग लिखेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर इस तरह क्वेश्चन बच्चे को बताते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करना, लेक्चर को रीवाइंड कर करके देखना, कर करके रीवाइंड कर करके, तो समय को पीछे ले जाएंगे और फिर से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं ना एक्सप्रेशंस लिखूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो पोजीशन पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, मतलब रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर v जो है वो क्या है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। v जो है वो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। स्पेलिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग में मैं आता भी नहीं है, मैं ध्यान भी नहीं देता। v जो है वो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और x क्या है,
पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर x क्या है, x है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें से क्या क्या ढूंढ सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो देखो। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन गिवन है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन, फाइंड द velocity of the particle at origin, सबसे सिंपल केस क्या हो सकता है, आपसे वो क्या कर देंगे, वेलोसिटी पूछ लेंगे किसी भी पोजीशन पर, ओरिजिन पर पूछ ले, 1 पर पूछ ले, 10 पर पूछ ले, 3 पर पूछ ले, कहीं पे पूछ सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पर आपसे वेलोसिटी पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे, v, ओरिजिन का मतलब x को 0 पुट कर देंगे ना, तो वो √2 के बराबर आ गया क्या, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, v इक्वल्स टू √x+2। मान लो इसी वाले क्वेश्चन में, आई होप ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, किसी भी पोजीशन पर आपसे पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ सकते हैं। मान लो आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, नहीं लेना यार, ये कौन कौन भाजी बेच रही है, सेकू भाजी, पाव भाजी, ये भाजी, वो भाजी, लो भाजी, दो भाजी, मेरे कोई भाजी नहीं चाहिए भाई। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नहीं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, भाजे भाजे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल when velocity is 0, when velocity is 0, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को बोले कि पार्टिकल का वेलोसिटी 0 रखना है, हम क्या जानते हैं, जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी वो किस तरह से गिवन है, √(x+2) से गिवन है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि v इक्वल्स टू 0 है, अगर कोई मेरे को बोल रहा है v इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, √(x+2) का वैल्यू 0 है क्या। अब अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाए तो x+2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब x का वैल्यू -2 का था, मतलब जब पार्टिकल का पोजीशन -2 है, तब पार्टिकल रेस्ट पे है क्या, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन हो गया। मान लो आपसे कोई पूछेगा, ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूं, मान लो कोई आपसे पूछता फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये वेलोसिटी और x में रिलेशन गिवन है, और किसी ने आपसे क्वेश्चन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैसे हम लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का मतलब है या तो dv/dt फाइंड आउट कर लो, अगर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ढूंढना है तो या तो dv/dt फाइंड कर लो, या सेम एक्सेलरेशन का v dv/ds, ऐसा एक रिलेशन आया था क्या, या अगर पोजीशन के टर्म्स में गिवन है ना, तो सेम एक्सेलरेशन के रिलेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, v dv/dx। तो या तो मुझे ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए, या मुझे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv/dx, ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो मैं फर्स्ट फॉर्मेट यूज करने की कोशिश करूं, अगर dv/dt, मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x इस बार पता है, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, differentiating both side with respect to time, तो इधर क्या है, LHS में मैंने लिख दिया dv/dt, और RHS में क्या लिख देंगे, d/dt ऑफ √x+2, ठीक है। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। dv/dt, जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं क्या। तो LHS में हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, LHS वाला जो साइड है वहां पर एक्सेलरेशन तो आ गया। अब RHS वाले पार्ट को सॉल्व करें अगर, तो यहाँ पर t है और यहाँ पर x का फंक्शन है, काम तो नहीं बन पाएगा, तो अपने को लगाना पड़ेगा चेन रूल।
मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, डी अपॉन डी एक्स प्लस टू, और डिफरेंशिएशन किसका, एक्स रूट ओवर एक्स प्लस टू का, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन में नेक्स्ट टर्म क्या है, जिसका मैंने डिफरेंशिएशन, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था उसका डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो डी एक्स प्लस टू का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, और फाइनली क्या कर दो, डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो डी के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल के हिसाब से मैंने लिखा है। अब जिसको चेन रूल नहीं आता मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, चेन रूल मैंने सिखा दिया है, तो चेन रूल अब आपको आना चाहिए था, मतलब मैंने डिफरेंशिएशन में चेन रूल समझा दिया है। अब dv अपॉन dt एक्सेलरेशन हो गया। देखो पहला टर्म क्या है मेरे पास, पहला टर्म है मेरे पास d अपॉन डी ऑफ x प्लस टू। अगर x प्लस टू मान लो t होता, मान लो x प्लस टू t होता, तो d अपॉन dt ऑफ रूट ओवर t है क्या, रूट ओवर t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन टू रूट t, मतलब पहला टर्म तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 अपॉन टू रूट ओवर ऑफ x प्लस टू, ये पहला टर्म आ गया क्या, बिल्कुल। सेकेंड टर्म अगर देखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस टू, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस टू, ये तो बहुत ही आसान है, d अपॉन डी एक्स प्लस टू में टू तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ आएगा नहीं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, और फाइनली मेरे पास टर्म आ रहा है dx अपॉन dt। अब ये dx अपॉन dt क्या है, ये dx अपॉन dt जो है ये वेलोसिटी होता है क्या, इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, a इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर ऑफ x प्लस टू इंटू वी। अब ये जो है ना ये सही आंसर नहीं है, क्यों, अभी देखो मेरे मेरे को एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने पे मैंने एक नया वेरिएबल v जनरेट कर दिया है, v भी तो मेरे को नहीं पता ना, अच्छा सॉरी सॉरी v का वैल्यू तो पता ही है ना, v का वैल्यू मेरे को पता है, तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता, आ जाएगा आंसर, यहाँ से ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए dx बाई dt के प्लेस में मैंने v रखा, और v का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो रूट ओवर x प्लस टू है, तो यहां से मैं एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/2 x प्लस टू, और v के प्लेस में दोबारा से लिख दो x प्लस टू, रूट ओवर x प्लस टू, रूट ओवर x प्लस टू अगर गायब हो जाएगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा हाफ। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। मतलब वेलोसिटी अगर गिवन था फंक्शन ऑफ x, मैंने दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ अगर टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया, हाफ आ गया। अब ये हो गया पहला तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहला जो डेफिनेशन था एक्सेलरेशन का उसको यूज करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सेम एक्सेलरेशन को मैं एक और डेफिनेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, देखो कैसे। हम क्या जानते हैं, सेकंड वाला डेफिनेशन ज्यादा आसान है, क्यों, जब भी वेलोसिटी, ये नोट में लिख लेना, जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन है, जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज a इक्वल्स टू v dv अपॉन dx। अब स्टार्टिंग में ना ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, स्टार्टिंग में ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चंस के याद कर लो, बाकी फिर प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद आ जाता है। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, v, मैं एक्सेलरेशन को लिखूंगा v, मेरे पास v का वैल्यू कितना है, v तो मेरे पास रूट ओवर एक्स प्लस टू है, और सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस टू। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो रूट ओवर एक्स प्लस टू मैंने लिख दिया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस टू, रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर एक्स प्लस टू, ये आ जाएगा मेरे पास पहला टर्म, और x प्लस टू का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, फिर से x प्लस टू और ये x प्लस टू अगर गायब किया जाए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हाफ आ गया क्या। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। बात समझ में आ रहा है, मैंने इसको डिफरेंशिएट करके देखा तो कुछ इस तरह से मेरे पास फंक्शन आ रहा था, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि शायद ये समझ में आ गया है, ठीक है। अच्छा, मान लो मुझे क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना, रूट एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है,
अब अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देख के डरना नहीं है, बस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और बेसिक जो डेफिनेशन है वो याद रखना है। ऐसा गिवन था, वेलोसिटी जो है वो साइन 2x के बराबर गिवन है, मतलब किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी, ये गिवन है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। और पूछा गया है फाइंड द displacement of particle, find the displacement of particle from t equals to 0 second to t equals to 2 second, ऐसा पूछा गया। वेलोसिटी जो है वो sin 2x इस तरह से गिवन है, और हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अब फिर से अगर मेरे पास वेलोसिटी और x का रिलेशन था, तो अगर मैंने ये यूज किया था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv अपॉन dx, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया था। मैं इस वाले v वाले टर्म को, इस v वाले टर्म को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, dx अपॉन dt। अब बोलोगे सर आप ऐसा क्यों, कैसे लिख पा रहे हो, ये जो v है v को मैं dx अपॉन dt लिख सकता हूँ ना। बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो ये मुझे कैसे पता चला, उसका क्या रीजन होगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है। मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है तो मैंने क्या कर दिया, v के प्लेस में लिख दिया dx अपॉन dt। तो ये x यहाँ पर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो dx अपॉन dt जो है वो sin 2x के बराबर आ गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, dx अपॉन साइन 2x, dx अपॉन साइन 2x, ये dt के बराबर आ जाएगा। अब dx अपॉन साइन 2x अगर dt के बराबर आ गया, तो मैं दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूं, टाइम क्या करना है, 0 से 2 तक टाइम का लिमिट पुट कर दो, और x 0 से स्टार्ट करके कोई x तक जाएंगे। अब cos 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2x को मैं cosec 2x लिख सकता हूँ। cosec 2x का इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद आपको ये समझ में आ गया है। जब भी v और x का रिलेशन गिवन है तो आप क्या करोगे, जैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे, अभी मेरे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन आ गया, अब जैसे ही आप ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई कर लोगे, इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपको एक रिलेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो रिलेशन होगा वो x और टाइम का रिलेशन आ जाएगा। तो x और टाइम का रिलेशन अगर आ गया, मैं एक सिंपल फंक्शन से करके दिखाता हूँ, क्योंकि कोसेक 2x का इंटीग्रेशन अपने सिलेबस में है नहीं, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। पता नहीं आपको समझ में आया है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर भी आप क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो ऐसा बोला जा रहा है v इक्वल्स टू सिंपल सा फंक्शन क्या ले रहा है, v इक्वल्स टू e टू द पावर x, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब अगर v e टू पावर x है और पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मैं इस v वाले टर्म को क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन dt लिख सकता हूँ क्या। देखो अब ये x जो है, सब बोलोगे सर ये x पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है। अगर मैंने बोला कि मैंने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है, अगर मैं बोलूं मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करके मैं अभी किसी x वाले मार्ग पर हूं, तो जो x मेरा पोजीशन है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है क्या। तो जब भी x यूज किया गया है मतलब वो पोजीशन भी है और वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब था पार्टिकल ने चलना कहां से स्टार्ट किया है, पार्टिकल ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है। मैंने v को लिख दिया dx अपॉन dt, dx अपॉन dt जो है वो e टू पावर x लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब मैं dx अपॉन e टू पावर x को dt लिख सकता हूं, बिल्कुल सर जी, मतलब e टू पावर माइनस x dx, ये dt है क्या, हाँ सर। अच्छा, अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स पुट करेंगे। आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, e टू पावर माइनस एक्स dx का अगर, अच्छा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब भी इस तरह के सिनेरियो में फंस जाते हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। डेरिवेशन में ऐसा ही कुछ आता था, जब हम बेसिक डेरिवेशंस करते थे तो यहीं कहीं फंस जाते थे और फिर इंटीग्रेशन से ही बाहर निकलते थे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सर कुछ भी बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो समझना भी है और याद भी रखना है कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने वो समझ लिया, आपको वो याद रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप क्वेश्चन कैसे भी आएंगे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यहाँ पे रख देते हैं e टू पावर माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन। अब लिमिट्स देखो,
टाइम को हम क्या करते हैं, 0 से 2 सेकंड तक रखते हैं, और पार्टिकल 0 पर x इक्वल्स टू 0 पे मार्क पर था, और किसी 2 सेकंड पर पार्टिकल जो है वो मान लो कोई x वाले पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे x लिमिट रख देते हैं। अब e टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या होता है, जो भी पावर वाला टर्म होगा वो नीचे लाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। और इसका लिमिट्स क्या करेंगे, इसका लिमिट्स पुट करेंगे। ये मैंने इंटीग्रेशन कैसे किया, e टू पावर माइनस एक्स है, तो e टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू पावर एक्स हो जाता है, और जो भी x के साथ मल्टीप्लाइड है वो नीचे लाके डिवाइड कर देना। इस बार -1 है तो मैंने क्या कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया, 0 से x तक, और यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट्स पुट कर देते हैं 0 से 2 तक। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये माइनस वाले टर्म को ना, ये माइनस वाले टर्म को मैं इधर भेज देता हूँ। एक बार अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट में आ जाएगा e टू पावर माइनस एक्स, और लोअर लिमिट में आ जाएगा e टू पावर 0 इक्वल्स टू -2 हो रहा है क्या, बिल्कुल सर। एनीथिंग पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब e टू पावर माइनस एक्स जो है वो -1 -2 हो रहा है, तो e टू पावर माइनस एक्स को -1 लिख सकते हैं क्या। अब e टू पावर माइनस एक्स अगर -1 है, ठीक है, अगर e टू पावर माइनस एक्स अगर -1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू लिख जाए, इतना ही छोड़ दो, ये काफी है। इसके आगे अगर लिखूंगा तो वो मैथ्स का एरर हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, इतना ध्यान नहीं देना आपको। आप क्या कर देना, यहीं तक छोड़ देना, ठीक है। तो जब भी मेरे पास, ये बताने का मतलब क्या था, ये बताने का मतलब है कि मेरे पास अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, जब भी मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, क्वेश्चन आप क्या समझोगे, आप याद क्या रखोगे, ये जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए उसमें आपको याद क्या रखना है। देखो, जब भी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, ठीक है, अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो इसको अगर आप क्या कर दोगे, इस तरह से लिख दोगे, अगर वेलोसिटी को अगर dx अपॉन dt लिख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसी वेलोसिटी को ये लिख दोगे, इस तरह का फॉर्मेट यूज करोगे v dv अपॉन dx, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आपको ना ये रास्ते याद रखने हैं कि अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और कोई मेरे से डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन पूछे, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, dx बाई dt कर दूंगा। और अगर मेरे पास v और x का रिलेशन गिवन है और कोई मेरे से पूछे कि एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं v dv अपॉन dx कर दूंगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, एक्सेलरेशन और x में रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, एक्सेलरेशन जो है वो √x है, ऐसा कुछ गिवन है। अब इसके आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है, इस एक्सेलरेशन वाले टर्म को अगर मैं ऐसा लिख दूं, dv अपॉन dt, मैंने अपने मन से लिखा है, मैंने एक्सेलरेशन वाले टर्म को dv अपॉन dt लिख दिया, ये √x। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, dd इक्वल्स टू √x इंटू dt। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक इक्वेशन में v भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल, ये कभी सॉल्व कर पाएंगे नहीं, मतलब ये सही तरीका नहीं है अप्रोच करने का। तो फिर और क्या कर सकते हैं सर, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, v dv अपॉन dx इक्वल्स टू √x, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा क्या, इंटरचेंज करने के बाद √x dx। अब इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अगर आप कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर v dv का इंटीग्रेशन क्या है, v²/2, जो भी लिमिट्स होंगे पुट कर देना। और √x dx का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो √x का इंटीग्रेशन क्या है, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो भी पावर है वो नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं, तो x का पावर हाफ है, तो नीचे लाके 2 डिवाइड कर, हाफ डिवाइड किया तो 2 पर आ गया, और पावर में 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। फिर इसमें भी जो x के लिमिट्स है वो पुट कर देना। तो इस तरह से मेरे पास अगर a और x में रिलेशन गिवन है, तो मैं v dv अपॉन dx को √x से लिखना स्टार्ट करूं, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या क्वेश्चन में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडमली इसके नेक्स्ट वाले क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सप्रेशंस दिए होंगे, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो खुद से आपको सोचना पड़ेगा। तो जो भी लेक्चर आज का है और जो भी लेक्चर इससे पहले वाले क्लास का था, हो सके तो समझ लो, हो सके तो वो याद कर लो।
याद कर लोगे बहुत अच्छा होगा आपके लिए। याद क्या करने बोल रहा हूँ कि आप तरीका याद करो कि अगर v और x में रिलेशन गिवन है तो क्या किया जा सकता है, a और x में रिलेशन गिवन है तो क्या किया जा सकता है, v और t में रिलेशन गिवन है तो क्या किया जा सकता है, a और t में रिलेशन गिवन है तो क्या किया जा सकता है। स्टार्टिंग में ये याद रख लो। एक बार जब आप फेमिलियर हो जाओगे इन सब चीजों से तो आप खुद ब खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे। और एक चीज, ये सब के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना जरूरी है। बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन अगर आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हो सकता है कि लास्ट वाले क्वेश्चंस आपको अभी नहीं समझ में आए हो। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते हैं आज।